गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इससे प्रीवियस जो मैंने आपको वीडियो भेजा था वो अलंकार के शब्दालंकार के बारे में था, जो मैंने आपको बताया था। आइए उसका एक बार हम फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले अलंकार की परिभाषा, अलंकार के बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कवि अलंकार का प्रयोग करते हैं। इनके मुख्यतः दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बच्चों, आपको मैंने शब्दालंकार के बारे में पढ़ाया था, जहाँ पर अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बात हुई थी। बट आज हम पढ़ने वाले हैं इसके दूसरे भेद के बारे में, जो कि है अर्थालंकार। ठीक है, वहाँ पर शब्दों की बात हुई थी, इसलिए शब्दालंकार था। यहाँ पर शब्दों के अर्थ के कारण जो चमत्कार, या हम कह सकते हैं कि जो सौंदर्य में वृद्धि होती है वो अर्थों के कारण होती है, इसलिए इसको हम अर्थालंकार कहते हैं। आइए जानते हैं, अर्थालंकार के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो ये इसके मुख्यतः चार भेद हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, उपमा। ठीक है, यहाँ पर रूप, गुण, आकार की समानता किसी अन्य प्रसिद्ध, यानी एक चीज़ सामान्य होगी और एक चीज़ विशेष होगी, उसकी समानता की जा रही है आपस में। ठीक है, जैसे कहा जाता है चांद सा सुंदर मुख। चांद जो कि एक विशेष, किसी एक विशेष चीज़ की बात की जा रही है, और जो मुख है वो क्या है, एक समान बात है। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु के रूप, गुण, आकार की समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से की जाएगी। रूपक में क्या होता है? रूपक में अभेद का आरोप नहीं रहता, बल्कि दोनों मिलकर एक ही हो जाते हैं। ठीक है, चंद्र खिलौना यानी चांद वाला खिलौना ही मुझे चाहिए। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर संदेह की या संभाव्य की स्थिति पैदा होती है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के, यानी जितनी वो बात है नहीं उसको और ज़्यादा अधिक। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी पूंछ में आग लगने से पहले ही क्या हो गया था, सारे निशाचर भाग गए थे। तो ये एक अतिशयोक्ति है, बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। नेक्स्ट हम जान लेते हैं, हमारे इस चैप्टर में हम छंद के बारे में जानेंगे। ठीक है, छंद बच्चों क्या होते हैं? छंद वह रचना है जिसमें वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो, यानी इसके आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है? वो होती है मात्राओं की। ठीक है, तो इसके जो हैं वो मुख्यतः दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा वर्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो जो वर्णिक छंद है उसमें वर्णों का स्थान नियत रहता है। ठीक है, पता होता है, किंतु जो मात्रिक छंद है उसमें वर्णों का स्थान नियत नहीं रहता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक मिश्र छंद और है, जिसमें दोनों एक छंद का निर्माण करते हैं दो छंद मिलकर। ठीक है, मिश्र छंद के कुछ प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं, जिसमें कुंडलियाँ, छप्पे, सवैया, घनाक्षरी, ये सभी को शामिल किया जाता है। यानी यहाँ पर हमने छंद जो कि ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के आधार पर, मात्राओं के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा, हमने अलंकारों के बारे में पढ़ा, हमने छंद के बारे में पढ़ा, और छंद में दो भेदों के अलावा, यानी वर्णिक और मात्रिक के अलावा, हमने एक छंद के बारे में और जाना, जिसका नाम था मिश्र छंद। ठीक है, जो दो छंदों से मिलकर बना था। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।